नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। पिछले 2 दिन से क्लासेस अब्सेंट थी, इसकी सूचना मैंने आपको दिया था कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, फीवर हो गया था और मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया। आवाज़ में भी भारीपन है, ये चीज़ आप लोग महसूस कर रहे होंगे। मुझे डर है कि शायद आज शाम में भी ना हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू 3 दिन से ये हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में 9 से 11 जनवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संकलन होगा और तमाम जानकारी आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन क्लास अब्सेंट हो जाती है तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, वो चीज़ें हम कवर करेंगे। ये जिम्मेदारी हमने उठाया है तो चीज़ें हम आपको बेहतर तरीके से देंगे। चलिए फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। इस प्रश्न को सबसे पहले हम देख लेंगे, प्रश्न एक्चुअली में है क्या। ये प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकेश सिंह, जो मूलतः बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, किस क्षेत्र का उन्हें पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो लद्दाख का नियुक्त किया गया है। और ऐसे में एक जानकारी हमने यहाँ से मतलब जब चर्चाएं इसको लेकर डिटेल में हमने किया था, तो बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात डीजीपी को लेकर जानकारी दिया था, वर्तमान में है विनय कुमार। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, आज के सेशन की शुरुआत करें पहले प्रश्न से। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक विशेष बात ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं डाउनलोड किए हैं जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ये पूरे साल भर का 2025 के पूरे मतलब दिनों का हमारा मेहनत आपको इसमें दिखेगा। ये बिहार स्पेशल का ऐसा संग्रह है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं ये आपको दावे के साथ कर रहा हूं और कंप्लीट जानकारी उसमें डिटेल में दी गई है और तमाम चीज़ों को हमने अपडेट कर दिया है। ये हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध है, 152 पेज है और रेडी टू प्रिंट है। थोड़ा तो खर्च आपको करना पड़ेगा। जिस चीज़ से आपकी ज़िंदगी संवर सकती है उसके पीछे 100 रुपया 150 रुपया आप खर्च नहीं करना चाहते, तो ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर प्रिंट करने में 100 रुपया लग रहा है, तो भाई प्रिंट कीजिए इसको, आपकी लाइफ बन सकती है। और जितना मेहनत हमने इसमें किया है, चीज़ें जिस प्रकार से आपको हमने दिया है, अगर आपको ये पहले देख लीजिए, इसका जो सैंपल हमने दिया है आप उसको देख लीजिए और आपको लगे कि अच्छा है तो उसको डाउनलोड कीजिएगा। और जो लोग ये करंट अफेयर्स का विजेता बैच लिए हुए हैं, इसमें ऑलरेडी ये पीडीएफ अपडेटेड है, आप लोग डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए। प्रिंट नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल कंप्यूटर आदि से पीडीएफ के ही माध्यम से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ये इतना अच्छा पीडीएफ है, आप इसे देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। मतलब एकदम स्ट्रक्चर वे में चीज़ों को हमने विथ इमेज इसमें रखा है ताकि चीज़ें आसान हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न है, शिक्षा शोध एवं परीक्षण प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू जो कि पटना में है, ये आप लोग जानते हैं, यहाँ पर आयोजित 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में चयनित बिहार के मेधावी छात्र छात्राएं किस आयोजन में भाग लेने के लिए चुने गए हैं। ये इसका 53वां जो संस्करण है बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का, यहाँ महेंद्रू पटना में हुआ था। और यहाँ पर जो विद्यार्थी जिसमें चयनित हुए हैं, जो शामिल होंगे किस प्रतियोगिता में, तो ये वाला विकल्प नंबर बी, यानी कि पूर्वोत्तर भारत विज्ञान मेला कोलकाता। और यहाँ पर जो सेलेक्ट होंगे वो आपको ध्यान रखना, इससे अपर लेवल का जो बाल वैज्ञानिकों का एक प्रकार से प्रतियोगिता होता है राष्ट्रीय स्तर का, उसमें भाग लेंगे। यहाँ पर वो चीजें हमने दर्शाया है, देख लीजिए। 5 से 6 जनवरी 2026 को ये महेंद्रू पटना में 2 दिवसीय आयोजन था, ये 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का, जिसमें विभिन्न जिलों के कुल 70 बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेटा यह है कि इन 70 में से जो कोलकाता में आयोजित होने वाला है ये प्रतियोगिता, यहाँ के लिए 39 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है पूर्वोत्तर भारत विज्ञान मेला के लिए, जो 13 से 15 जनवरी 2026 को बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कोलकाता में ये आयोजित होगा। और यहाँ पर जो प्रतिभागी सेलेक्ट होंगे, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय स्तर की बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता में उन्हें भाग लेने का अवसर मिलेगा। और ये राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल इन्हीं से जुड़ी हुई ये जानकारी है, इससे संबंधित है तो ध्यान रखिएगा। जो कि बात यहाँ पर शिक्षा की हो रही है, छात्र छात्राओं की हो रही है, तो नया मंत्रिमंडल जो नवंबर
2025 में गठित हुआ है। बिहार कैबिनेट की हम बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? पहले भी सुनील कुमार थे और वर्तमान में भी बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं ये सुनील कुमार है। और ये सारी जानकारी आप यहाँ पर पेपर कटिंग के भी माध्यम से देख सकते हैं और यही की एक तस्वीर है। तो दोस्तों इस तरह से चीजों को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। बिहार से संबंधित एक नई अपडेट यह भी है कि राज्य में ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से हिजाब, नकाब, घूंघट, हेलमेट पहनकर, मतलब इस तरह के जितने भी खास करके पहने जाने वाले मतलब परिधान होते हैं, इसको पहनकर शॉप में यानी कि दुकान में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? और इस तरह की जो घोषणा हुई है और ऐसा करने वाला पहला राज्य है बिहार। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको आपको धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना है। ये धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि यहाँ पर लूट जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब इस तरह के वेशभूषा में आते हैं और वहां पर लूटपाट कर लेते हैं। तो इस चीज को रोकना एक प्रकार का मतलब यहाँ पर उद्देश्य है। इसी को लेकर अभी हाल ही में बिहार ने ऐसा घोषणा किया है। और दोस्तों एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो फैसला है ये ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर लिया गया है। और ऐसा करने वाला बिहार जो है भारत का पहला राज्य बन गया जिसने ज्वेलरी दुकानों यानी कि सराफा बाजार या फिर व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर यह ऐतिहासिक और कड़ा या फिर बोल सकते हैं बड़ा फैसला लिया है। अच्छा, सराफा बाजार क्या होता है? मतलब वैसा मार्केट जहां पर गहने, आभूषण आदि की मतलब बिक्री होती, खरीदारी होती है, तो उससे संबंधित व्यापार को सराफा बाजार कहा जाता है। यहां पर देखिए हमने लिख भी दिया है। और ये जो फैसला है ये 8 जनवरी 2026 से पूरे बिहार पे लागू हो गया है। मतलब यहां पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, लूट चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अब देखिएगा किन किन चीजों को, हिजाब, नकाब, घूंघट, हेलमेट, मतलब इस तरह के जितने भी परिधान हैं, जितने भी पोशाक हैं उसको। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं हिजाब, नकाब, घूंघट, हेलमेट आदि की। तो इसी में यहां पर देखिएगा मुस्लिम समुदाय में जो पहने जाने वाले मतलब इस प्रकार के हैं, हिजाब ये हो गया, फिर एक होता है चादर, ये नाम मैंने पहली बार सुना है, इसकी जानकारी मुझे पहले था नहीं। उसके बाद नकाब और ये है बुर्का। तो ये कुछ मतलब इस तरह से, इसके अतिरिक्त भी कई इसमें और वैरायटीज हैं, कई और टाइप्स हैं। फिलहाल ये 4 हमने आपके बीच रखा है जो इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर जानकारी इसलिए भी मुझे देना है कि कई सारे लोगों को इसको लेकर जानकारी नहीं थी, तो ये ध्यान आप रख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंस है। चलिए आइए यहाँ पर अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले मंथली करंट अफेयर्स का क्लासेज अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा। ये तमाम चीजें आपके लिए फ्री में उपलब्ध है, इसको देखिए, भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि बिहार में अभी एग्जाम का दौर शुरू होने वाला है, तो वहां पर ये आपको भरपूर हेल्प करेगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने किस पुस्तक का विमोचन किया है जिसमें वर्ष 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषणों का संकलन है? इस पुस्तक का नाम क्या है? तो खुतबात ए मोदी। यानी कि इस पुस्तक का राइट आंसर मतलब जो पूछा गया है वो विकल्प नंबर सी में है। और अभी हाल ही में विमोचन किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। दोस्तों इस पुस्तक से जुड़ी हुई कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये उर्दू में आपको दिख रहा है नाम, तो बेसिकली उर्दू भाषा से ही संबंधित है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन को थोड़ा देख लीजिए। वही जानकारी हमने लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने 5 जनवरी 2026 को खुतबात ए मोदी पुस्तक का विमोचन किया है। 2014 से लेकर 25 तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का एक प्रकार से संकलन है। और ये संपूर्ण संकलन है इस पुस्तक में किया गया है। आप ये बोल सकते हैं कि पुस्तक की यह विषय वस्तु है। जो लॉन्च किया जा रहा है इस पुस्तक को आप यहां पर तस्वीर में देख सकते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के उर्दू भाषा में अनुवादित भाषणों का संकलन है जो 2014 से 2025 तक जो आपको ध्यान रखना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है उसके भाषणों का संकलन है। यह जानकारी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों इसी तरह की एक और पुस्तक नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन, जो कि इस पुस्तक का नाम है संस्कृति का 5वां अध्याय।
आपको याद होगा हमने इसी सीरीज में आपको पढ़ाया था, संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था नई दिल्ली में। और नरेंद्र मोदी की बात, अच्छा ये जानकारी, ये कब, तो अप्रैल 2025 में, इसी साल अप्रैल महीने वाले पीडीएफ को, जो मंथली जो क्लासेस चलती है, जो पीडीएफ हम आपको देते हैं प्रत्येक मंथ, उसमें देखिएगा ये जानकारी आपको कहीं मिल जाएगी। नरेंद्र मोदी क्रम के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो 14वें प्रधानमंत्री हैं। 26 मई 2014 को पहली बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये उनका तीसरा कार्यकाल है। वो चीजें यहां पर हमने बकायदा लिख भी दिया है, तो इन चीजों को यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, चौथा प्रश्न यह है कि किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के टेलीविजन और डिजिटल प्रसारण पर जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, इस पर एक प्रकार से रोक लगा दी है? किस देश द्वारा ये रोक लगाया गया है? तो राइट आंसर यहां पर क्या है? विकल्प नंबर सी। एक सिंपल सा सवाल है, सभी लोग जानते हैं, विकल्प नंबर सी बांग्लादेश इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों इसके पीछे रीजन कई सारे हैं। रीजन आपको मैं बता दूं शुरू कहां से होता है ये सारी चीजें, देखिएगा यहां पर वो हमने लिखा है, बांग्लादेश में कुछ दिन पहले जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, विशेष रूप से बांग्लादेश के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हिंदू, तो वहां पर जो स्थिति उत्पन्न हुई है हाल ही के दिनों में, आपने देखा कि वहां पर कुछ हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्या की गई। और इसी के विरोध में अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ विशेष रूप से एक प्रकार की ये बातें निकलकर सामने आई थी कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आना चाहिए। और ये चीजें आपने जरूर कहीं ना कहीं इंटरनेट पर देखा होगा। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में जब विरोध उत्पन्न हो रहा था आम लोगों के द्वारा, इसी के बाद बीसीसीआई ने, यहां पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी जो एक है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसमें एक खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है आप लोग जानते हैं, मुस्तफिजुर रहमान। केवल यही टीम में एक लौता बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान शामिल थे। और आपको ध्यान रखना है कि मुस्तफिजुर रहमान को मतलब हटाने का निर्णय लिया और ये निर्देश दिया केकेआर को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जिसके बाद से ये चीजें सामने आई कि बांग्लादेश ने अब ये फैसला सुना दिया कि आईपीएल सहित जितने भी खेल बांग्लादेश में प्रसारण होता है भारत का, उन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया, मतलब लगाया जाए। और ये चीजें आपको ध्यान रखना, इसी के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिला है। अब सवाल यहां पर यह नहीं है कि वहां से कितनी रेवेन्यू जनरेट होती या फिर क्या कैसे चलती है, वो एक अलग विषय है। देखिए भारत में आईपीएल जो मतलब जो आयोजित होती है, ये विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में प्रसारण हो या ना हो उससे घंटा फर्क भारत को नहीं पड़ेगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन प्रश्न के रूप में जो चीजें हमने यहां पर आपको जानकारी स्वरूप दिया है, ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीजें और अभी हम आपको बतलाएंगे। जैसे यहां पर आगे देखिएगा आईपीएल की जो बात हो रही है, शुरुआत 2008 में हुई थी, 2026 में इसका 19वां संस्करण है। पिछला जो 18वां एडिशन था वो आरसीबी ने अपने नाम किया था। और किसे हराकर अपने नाम किया था, ये चीज आपको मालूम होगा। कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे रजत पाटीदार। अच्छा यहां पर 2026 का जो 19वां संस्करण है, ध्यान रखिए 26 मार्च से 31 मई 2026 तक ये आयोजित होगा। यहां पर जो आरसीबी ने खिताब जीता था पंजाब को हराकर, वो जानकारी यहां पर दी गई है। और ये आरसीबी का आईपीएल का पहला खिताब था। आईपीएल की सबसे सफल टीम की बात करें तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स है। अब दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जो जानकारी हमने आरसीबी को लेकर यहां पर दिया है, लिखा भी है कि यह आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब था। लेकिन एक सवाल आपको उलझा सकता है कि एक फ्रेंचाइजी के रूप में आरसीबी ने अपना पहला खिताब कब जीता था। तो कई लोगों को ये मालूम अगर है, मतलब यहां पर ये पॉइंट पढ़ा हुआ है, इस पे आपको अगर पूर्ण रूप से भरोसा है, अच्छा आईपीएल का खिताब यहां पर जीता था 2025 में, यही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इस पॉइंट के अतिरिक्त एक और पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर बात हम कर रहे हैं आईपीएल की,
लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे आरसीबी की एक फ्रेंचाइजी के रूप में, जो अभी प्रश्न के रूप में हमने आपको बोला, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ पर आईपीएल के संदर्भ में फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी के रूप में आरसीबी ने खिताब कब जीता था, याद कीजिए दूसरे पॉइंट को जो हमने आपको पढ़ाया है। डब्ल्यूपीएल विमेंस प्रीमियर लीग का जो दूसरा एडिशन था, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर आरसीबी ने 2024 में अपने नाम किया था। और ये जानकारी इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में हो सके कहीं आपको देखने को ना मिल जाए। आरसीबी ने पहला खिताब एक फ्रेंचाइजी के रूप में 2024 में जीता था, वो डब्ल्यूपीएल का था, और आईपीएल का 2025 में जीता। ये चीजें आई होप कि जिस प्रकार से हमने अभी बोला है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़िए, कुछ चीजें और हम देखने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आईपीएल में जो ये 10 टीमें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 नई टीमों में लखनऊ सुपर जायंट्स और यहाँ पर आपको दिखेगा गुजरात टाइटंस। दोस्तों अभी बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप की स्थिति को आप देख रहे हैं। ये मेरे पीछे अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये वर्ल्ड मैप है। तो यहां पर जो ये स्थिति देख रहे हैं वर्ल्ड मैप पर, दोस्तों ये भारत की स्थिति को आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहां पर साइड में छोटा सा पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्व में, ये है बांग्लादेश। अच्छा आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं बड़े वाले मैप पर। ये भारत का मैप है, साथ ही पड़ोसी देशों को भी इसमें दिखलाया हमने। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर में अगर हम देखेंगे तो उत्तर में नेपाल है, चाइना है। वहीं पर अगर आप दक्षिण में देखेंगे, भारत के दक्षिण में क्या है, तो भारत के दक्षिण में आपको दिखेगा हिंद महासागर। पूर्व में आप देखेंगे, अगर हम देशों में बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा बांग्लादेश, ये जो स्थिति है बांग्लादेश की है। फिर यहां पर म्यांमार आपको दिखेगा, और ये जो खास करके हिंद महासागर है, इसी का एक भाग है बंगाल की खाड़ी, वो यहां पर आपको दिखेगा। और साथ ही साथ अगर पश्चिम में अगर आप आते हैं तो पश्चिम में पाकिस्तान दिखेगा, और वहीं पर आपको दूसरी ओर ये जो है ये अरेबियन सी दिखेगा। ये पश्चिम की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों एक जानकारी और ध्यान रखिए, 1971 से पहले ये जो विभाजन, अगर हम बात करें जब ये पाकिस्तान बना था 1947 में, तो ये आपको ध्यान रखना है ये पाकिस्तान था, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, और ये पाकिस्तान का ही भाग था, जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया था बांग्लादेश को। इस चीज को थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए। 1971 में यहां पर एक चुनाव होता है। देखिए बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन 1947 में विभाजन जब हुआ था, ये पाकिस्तान का पूर्वी प्रांत घोषित किया गया था। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, भाषा, संस्कृति और आर्थिक भेदभाव के कारण समय के साथ यहां पर असंतोष पनपता गया, और फलस्वरूप 1971 में यहां पर चुनाव हुआ था, और शेख मुजीबुर रहमान आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीत लिए थे। लेकिन दोस्तों यहां पर यह वाकया होता है कि उन्हें सत्ता नहीं सौंपी गई, और परिणाम स्वरूप आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो खास करके विद्रोह है वो मतलब भभक पड़ी थी, और 26 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो इसमें भारत का रोल काफी बहुत अहम था, जो 1971 को पाकिस्तान कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया, तो भारत के ही एक प्रकार से सहयोग से आप बोल सकते हैं ये अस्तित्व में आया था। और भारत ही पहला देश था जो 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दिया था। तो समझ लीजिए अब यहाँ बांग्लादेश कितना बड़ा यहाँ पर धोखाधड़ी भारत के साथ करता है। मतलब यहाँ पर ये कितनी हीन भावना है भारतीयों के प्रति बांग्लादेशियों की, ये चीजें आप लोग समझ रहे हैं वर्तमान जो स्थिति को देखते हुए, अगर आप कहें तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे। अभी चूंकि बात हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले आईपीएल की, आईपीएल के प्रसारण को बांग्लादेश में रोका गया है, तो आईपीएल से जुड़ी हुई एक जानकारी यह है कि गूगल ईयर इन सर्च 2025 रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी गूगल के द्वारा। जो इंडियन प्रीमियर लीग है आईपीएल, ये सबसे अधिक बार भारत में सर्च हुआ है। भारत में अगर आप देखेंगे सबसे अधिक बार सर्च हुआ आईपीएल, फिर उस वक्त गूगल जेमिनाई, एशिया कप, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद और भी कई सारी चीजें हैं जो सर्च हुए हैं। एकदम यहाँ पर हमने मतलब क्रमशः ये उसके बाद मतलब इस तरह से लिखा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर यह ध्यान रखिएगा, वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा बार जो सर्च किया गया है वो क्या है, तो गूगल का एआई है जेमिनाई, ये सबसे अधिक बार सर्च हुआ है। उसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और भी कई सारी चीजें सर्च हुई है। लेकिन टॉप पर अगर आप देखेंगे भारत के संदर्भ में तो आईपीएल, वैश्विक स्तर पर तो गूगल का जो एआई है जेमिनाई, ये तो इन चीजों को ध्यान रखें। कुछ दिन पहले ही ये जानकारी हमने आपको दिया था।
दोस्तों 72वीं बीपीएससी प्रिपरेशन अब आप लोग शुरू कर दीजिए, जो लोग इस एग्जाम में भाग लेने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम जल्द आपका आयोजित होगा। प्रिपरेशन अभी से शुरू होगी तो तैयारी बेहतर आपकी रहेगी। इसको ले लीजिए, इसमें तमाम चीज़ आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का जो विजेता बैच है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात क्या दर्ज किया गया है? अभी एक रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर 923 दर्ज की गई है। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कितना? तो 923 दर्ज की गई है। क्लियर है? अब देखिएगा, जो जानकारी आपके बीच हमने रखा है वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में जारी हुआ है। साल 2025 में हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 923 दर्ज किया गया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर जो स्थिति है उसको दर्शा रहा है। एक सवाल यहां पर समझिएगा। सबसे पहले, अगर आप इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, लिंगानुपात आखिर होता क्या है, तो फिर ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। जब ये समझ जाएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएगी। लिंगानुपात का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए कि यहां पर 2025 को लेकर जो जानकारी है, जन्म के समय लिंगानुपात, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष मतलब लड़कों, यानी कि लड़कों में लड़कियों की संख्या 923, मतलब ये चीज यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है, जो पिछले 5 साल में सबसे बेहतर है। और हरियाणा सरकार के डेटा के अनुसार 2025 में हरियाणा में 5,19,691 जो रजिस्टर्ड डेटा कहता है, इतने बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें कि 2,70,000 से अधिक लड़के और 2,50,000 के आसपास आप बोल सकते हैं लड़कियां शामिल है। और इस तरह 1,000 लड़कों पर 923 लड़कियों का जन्म हुआ, जो 2024 में लिंगानुपात 910 था, अब बढ़कर 923 हो गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। वृद्धि को भी 910 था, बढ़ के कितना हुआ है? 13 हुआ है। अतः 2024 के मुकाबले 2025 में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। 13 अंकों की बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिला है जो दर्ज हुआ है। क्लियर है? इन बातों को समझिएगा, याद रखिएगा। दोस्तों 2011 की जनगणना जो 15वीं जनगणना थी, इस जनगणना के आधार पर भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात था केरल में। प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं थी। न्यूनतम अगर हम बात करें तो वो हरियाणा में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 879 थी। बिहार में अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज में, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर में। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 में जनगणना होना है, और ये चीजें जब तक जनगणना होगा, उसका डेटा आएगा, तो ये चीजें अभी आने में लगभग 2 साल का समय है। अभी 2011 का ही आपको पढ़ना है। 21 में जनगणना होना था, 10 की जनगणना 10 साल पे होती है, लेकिन ये काफी देरी हो चुका है। ठीक है, तो फिर भी अभी आपको 11 वाला ही पढ़ना, क्योंकि वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। यहां पर देखिए हमने लिखा भी है, ये वाले पॉइंट को देखिएगा। तीसरे नंबर को जनगणना 2026 जो है, ये भारत की 16वीं जनगणना होगी और पहली डिजिटल जनगणना भी होगी। और जनगणना से जुड़े हुई जानकारी, जैसे कि 1881 में पहली पूर्ण जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और 2011 में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक थी, बिहार की सबसे कम थी, और कई सारी जानकारी, जैसे कि भारत में, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1911 से 21 जो दशक था, जनगणना को जनसंख्या स्थिरता की अवधि कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान वृद्धि बहुत कम हुई थी। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। एक नजर 2011 की जनगणना को जरूर देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर बार लगभग एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहां से। आइए अगले प्रश्न पे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान मिशन मौसम के तहत, मतलब इस संस्था ने मिशन मौसम के तहत किस प्रकार के स्टेशन विकसित किया है, जो फरवरी 2026 से दिल्ली में स्थापित किया जाएगा? अभी विकसित हुआ है, और राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन।
इस तरह का है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो पुणे में है, इसके नेतृत्व में ये मिशन मौसम के तहत विकसित किया गया 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। दोस्तों यह स्टेशन देश भर में ऑटोमेटिक रूप से यानी कि स्वचालित रूप से मौसम संबंधी डेटा को इकट्ठा करेगा और सटीक मौसम पूर्वानुमान में मदद करेगा, यानी कि वेदर फोरकास्ट जो होगी वो पहले से बेहतर होगी, वो एडवांस होगी, सटीक जानकारी मिलेगी, पूरे देश में मिलेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। 2026 फरवरी महीने में दिल्ली में इनका पहला चरण स्थापित किया जाएगा। मिशन मौसम जो काफी इंपॉर्टेंट, अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर इस योजना की बात करें तो योजना के तहत इन स्टेशनों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सटीक पूर्वानुमान के लिए डेटा की कमियों को दूर करना है, जो वास्तव में करेगा भी। ये चीज ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मिशन मौसम जो है ये एक योजना है, एक मिशन है। भारत सरकार ने 2026 तक यानी कि इस साल के अंत तक मौसम की जानकारी और पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए की इस योजना को यानी कि मिशन मौसम को शुरू की है, जिसका नेतृत्व पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि IITM कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिए, 2026 इसका लक्ष्य है और इसको लेकर 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। क्लियर है। और मौसम जो मिशन मौसम जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहां पर ये तमाम चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न है कि भारतीय सेना ने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों और भविष्य के युद्धों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किस विशेष बटालियन का गठन किया जो ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध कौशल से लैस है। दोस्तों अब दुश्मनों की खैर नहीं, एक विशेष बटालियन अभी हाल ही में गठन किया गया है, नाम है भैरव बटालियन, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय सेना ने भविष्य के युद्धों की बदलती हुई प्रकृति, जो युद्ध का जो नेचर है वो धीरे धीरे मतलब समय के साथ ये अपग्रेड होती रहती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये भैरव बटालियन का गठन किया है। ये उच्च जोखिम और संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित तथा सटीक कार्रवाई के लिए विकसित की गई है। इसमें ड्रोन तकनीक, आधुनिक युद्ध कौशल और विशेष प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है तो पैदल सेना और पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच परिचालन खाई को भरना, यानी कि इसमें तेजी लाना एक प्रकार से। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। यह पहल भारतीय सेना की टेक्नोलॉजी ड्रिवन और फ्यूचर रेडी फोर्स बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये एडवांस वर्जन हो गया। और 15 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित आर्मी डे परेड में हिस्सा लेकर ये अपनी मौजूदगी को दर्शाएगा, मतलब दर्ज करेगा। कौन, तो बात हम कर रहे हैं यहां पर भैरव बटालियन की। अभी ये खबरों में है और इस तरह के प्रश्न वास्तव में पूछे जाने योग्य हैं। इस तरह के चीजों को ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार से डेटा हमने यहाँ पर आपके बीच रखा है, इतनी जानकारी यहाँ पर सफिशिएंट है किस उद्देश्य से, यहाँ पर वो तमाम चीजों को एकदम पॉइंट वाइज आपके बीच हमने रखा है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आईपीएल से ही आईपीएल नहीं, ये प्रश्न WPL से संबंधित है। वुमेन्स प्रीमियर लीग का अभी हाल ही में ये 4था संस्करण शुरू हुआ है। देखिए महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 मतलब इस साल 9 जनवरी 2026 से शुरू हुई है। बताएं कि एक फ्रेंचाइजी के रूप में RCB ने अपना पहला खिताब कब जीता था। इंपॉर्टेंट है, यही तो जानकारी हम अभी थोड़ी देर पहले आपको दे रहे थे। एक फ्रेंचाइजी के रूप में RCB ने अपना खिताब जीता था वर्ष 2024 में। किसे हराकर जीता था, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता था। और अगर RCB ने IPL के खिताब की बात करें कब जीता था, तो 2025 में जीता था। किसे हराकर, तो पंजाब किंग्स को हराकर। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अब तक इसका 3 सीजन आयोजित हुआ है। पहला 2 सीजन जीता है मुंबई इंडियंस और उसके बाद पहला 2 नहीं बल्कि यहां पर पहला और तीसरा ये मुंबई इंडियंस जीता है। बीच वाला जो दूसरा संस्करण था वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि RCB ने जीता है। दोस्तों यहां पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो तीनों बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन उन्हें एक बार भी खिताब पर मतलब कि खिताब नहीं मिला। मतलब इस तरह एक
दिल दुखाने वाली बात हो गई। मतलब 3 बार ये फाइनल में पहुंचा, लेकिन सफलता एक बार भी नहीं मिली है। अभी फिलहाल ये जो चौथा संस्करण है, इसका जो पहला मैच मुंबई इंडियंस और उसके बाद खास करके आरसीबी के बीच खेला गया था, और इस मैच में मुंबई इंडियंस को शिकस्त दे दिया है यहाँ पर आरसीबी ने। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहला मैच जो था ये मतलब दोनों टीमों के बीच हुआ था। अब फिलहाल यहाँ पर जब इसका परिणाम आएगा तो वो चीज़ें हम आगे आपको दिखलाएंगे। आरसीबी ने जो खिताब जीता है, जिस संदर्भ में यह प्रश्न था उसको याद रखिएगा। और जबकि बात यहाँ पर दूसरी ओर अगर हम आईपीएल और डब्ल्यूपीएल की बात करें, तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में, डब्ल्यूपीएल की शुरुआत 2023 में। क्लियर है? अब चले आइए अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि 2025 में अंगदान के मामले में, ऑर्गन डोनेशन के मामले में किस राज्य ने सबसे अधिक अंगदान किया है, और कौन सा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है? यानी कि पहला स्थान पूछा गया और तीसरा स्थान पूछा गया है। तो सबसे पहले है तमिलनाडु, देखिए विकल्प नंबर ए में है, और कर्नाटक है विकल्प नंबर यहाँ पर, मतलब सबसे तीसरे स्थान पर। ये देखिए तीसरा स्थान पूछा गया है, तो पहले और तीसरे स्थान पर है क्रमशः तमिलनाडु और कर्नाटक। जो वास्तव में प्रश्न डिमांड कर रहा है उस आधार पर हमने यहाँ पर इसका आंसर किया, विकल्प नंबर ए इसका करेक्ट है। अब यहाँ पर सवाल यह कि सर फिर दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर आप देखेंगे यहां पर वो जानकारी में आपको दिखलाया गया है। देखिए वर्ष 2025 में ऑर्गन डोनेशन के मामले में तमिलनाडु 267 अंगों के दान के साथ पहले स्थान पर है, फिर तेलंगाना है 205 अंगों के साथ, फिर कर्नाटक है तीसरे स्थान पर 198 अंगदान के साथ, उसके बाद 153 के साथ महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है, 152 के साथ गुजरात इसमें 5वें स्थान पर है। तो ये ऑर्गन डोनेशन को लेकर अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उस आधार पर जो टॉप 5 स्टेट है उसमें कौन कौन से हैं, तो यहां पर आप ध्यान रखिए तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है, फिर कर्नाटक है, उसके बाद है कौन कौन, महाराष्ट्र और फिर गुजरात। इस तरह से याद आप लोग रखिएगा। और दोस्तों बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट सीरीज अगर नहीं आप लोग लिए हैं अभी तक, तो ये आपके पास सुनहरा मौका है, ये अवसर फिर आपको नहीं मिलेगा। इसको आप लोगों को ज्वाइन करना है। तीनों पेपर का स्ट्रक्चर वे में टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए 120 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब विषयवार टेस्ट, यानी कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। इसको दीजिए, तैयारी आपकी बेहतर होगी। और वो चीज़ें यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। और इसमें आपको करेंट अफेयर्स का जो हमारा मासिक पत्रिका आता है वो आपको रेडी टू प्रिंट मिलेगा, एग्जाम तक आपको मिलता रहेगा। उसका लाभ और एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा, तो इसको जरूर लीजिएगा। एक कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा NEW25, उसकी जानकारी आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी। कौन सा कूपन कोड है? तो NEW25, ये कूपन कोड को डालिएगा, वहां पर 25% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड के साथ। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे। देखिएगा म्यांमार, जिसे कि पहले बर्मा नाम से जाना जाता था, अपने 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने कैदियों को माफी और रिहाई दी है, जिसमें कितने विदेशी नागरिक भी शामिल है? 2 प्रश्न है। लगभग यहाँ पर जो माफी दी गई है या फिर रिहाई दी गई है कैदियों की संख्या 6100 है, उसमें 52 विदेशी कैदी भी शामिल हैं। अतः विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। वो जानकारी यहाँ पर दी गई कि अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाया गया है। कौन सा? तो 78वां स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। और इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार सरकार ने 6100 से अधिक कैदियों को माफी दी और रिहा किया है, और जिसमें कि 52 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। दोस्तों इस तरह का पहल म्यांमार सरकार अक्सर ऐसे अवसर पर करती है। वो जानकारी यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, एक वार्षिक परंपरा के रूप में ये सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर म्यांमार की बात हो रही, जिसे कि बर्मा कहा जाता है, ब्रिटेन से 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली थी। अब यहाँ पर एक सवाल यह भी है कि ब्रिटेन का ये गुलाम रहा था कौन? तो म्यांमार, जिसे कि पहले वर्मा कहा जाता था। दोस्तों लगभग 62 साल तक ये गुलाम रहा। म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपिडो है। 2005 में प्रशासनिक राजधानी के रूप में यांगून, जिसे कि रंगून भी कहा जाता है, इसकी जगह पर यह स्थानांतरित किया गया था। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। शब्दोत्सव एक भव्य साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि 2 से 4 जनवरी 2026 तक निम्न में से किस स्थल पर आयोजित किया गया? इसका नाम क्या है? तो शब्दोत्सव, यानी कि शब्दों का उत्सव। ये अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। दोस्तों यहाँ पर वही जानकारी है, 2 से 4 जनवरी 2026 तक दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम था,
जिसमें कई लेखक, विचारक और वक्ता आदि शामिल हुए। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में ये आयोजित हुआ है। चलिए अगला एक और प्रश्न आपके बीच है कि भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अच्छा, पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को, और इसका उद्देश्य भी हमसे पूछा गया तो पक्षियों के संरक्षण और जैव विविधता जागरूकता आदि को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब यहां पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। इस पीडीएफ को अगर आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो जरूर कर लीजिएगा। ये रहा आज के सेशन का प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब यहां पर हम सेशन को समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पुनः ये बता दें कि जो करंट अफेयर्स का विजेता बैच है उसको आपको लेना है, उसी में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ को अगर अलग से लेना चाहते हैं, बैच नहीं लेना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन पे ई बुक वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।